हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा आप जानते हैं, अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने जाना था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि जो एनर्जी है वो ना तो बन सकती है और ना ही वो खत्म हो सकती है। बस वो क्या कर सकती है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर कर सकती है। ये हमें बोलता है कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, ठीक है जी। और उसके बाद हमने एंथैल्पी पढ़ी थी, ठीक। तो आज हम करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो काफी इजी है, पर इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो थोड़े से घुमा देते हैं, थोड़े घुमाने वाले न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो एक बार इसको मैं आपको पहले समझाऊंगा बोलता क्या है, उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे एक। और टॉपिक का नाम है हैश लॉ। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हैश लॉ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। पक्का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, एक हैश लॉ के ऊपर तो। और इसके न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े समझने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल भी लेके आया हूँ। वीडियो जो के लास्ट में इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे हम। तो देखिए, हम बस आज सिर्फ हैश लॉ के बारे में बात करेंगे। तो हैश लॉ क्या कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। हैश लॉ की बात करें तो देखिए, हैश लॉ क्या बोलता है हमें। अकॉर्डिंग टू हैश लॉ, net enthalpy change for a process depend only on initial and final state and totally independent on the path from which the reaction is taken। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन ही समझे, डेफिनेशन क्या कह रही है। इसकी डेफिनेशन हमें कह रही है कि हैश लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एंथैल्पी के अंदर चेंज आ रहा है, किसी भी प्रोसेस करते वक्त, कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बीच में जो भी एंथैल्पी में चेंज आ रहा है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो डिपेंड रहेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी एंथैल्पी के अंदर चेंज आ रहा है वो टोटली डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। और इंडिपेंडेंट किस पे रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा हम किस पाथ से चल रहे हैं। नहीं समझ आया? देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, हैश लॉ में कह रहा है, मान लीजिए हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमें ए से जाना है बी, हम जा रहे हैं ए से बी। इस वक्त जो इसमें एंथैल्पी में चेंज है वो है डेल एच का, ठीक है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हमें ए से बी जाना है, पर हम ए से बी नहीं गए। हम क्या गए, हम पहले ए से गए सी, सी से गए डी, डी से गए हम फिर ई, और ई से फिर आ गए हम बी पे, ठीक है। तो देखिए, इस रिएक्शन में भी हम ए से बी ही जा रहे हैं। जो हमारी रिएक्शन है वो हमें ए से बी ही दे रही है, जो कि ये वाली रिएक्शन दे रही थी। इसमें हम क्या कर रहे थे, हम ए से डायरेक्ट बी जा रहे थे। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने मल्टीपल पाथ चूज करे हैं, मल्टीपल रिएक्शंस कर रहे हैं, तब हम ए से बी गए हैं। तो हैश लॉ हमें यही कहता है कि जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो वो उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड रहता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। पहली वाली रिएक्शन की बात करें तो उसमें इनिशियल स्टेट था ए, फाइनल स्टेट था बी। सेकंड वाली रिएक्शन की बात करें तो इसमें इनिशियल स्टेट था ए और फाइनल स्टेट था बी। तो इसमें क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है, ठीक है। यानी कि किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं, कितनी बड़ी रिएक्शन कर रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। उस आप मान लीजिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना रहे हैं, ठीक है। एक रिएक्शन हमने सिंपल करी, पर एक रिएक्शन आप जो है चार पांच चीजें बनाते हुए आप ला रहे हैं और लास्ट में आकर आप पानी बना रहे हैं। तो आपने फाइनली बनाया क्या है, पानी। आपने फाइनली पानी तो बनाया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से, पर उसके बीच में हमने क्या क्या रिएक्शंस करी है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, आपके इनिशियल स्टेट और आपकी फाइनल स्टेट से मतलब है। हैश लॉ ये बोलता है, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए, इसकी जो आपकी एंथैल्पी होगी वो डायरेक्शन मान लें हम, ठीक है। इसकी हम डेल H2 मान लें, इसकी डेल H3 मान लें, और इसकी डेल H4 मान लें। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी डेल एच है वो किसके इक्वल होगा, वो डेल H1 के प्लस डेल H2 के प्लस डेल H3 प्लस डेल H4 के इक्वल होगा। यही हमें हेस लॉ बोल रहा है, बोल सकते हैं इससे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट तो आपके सेम है। तो यानी कि जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही देख करके आएगा, किस पाथ से मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं। देखिए समझिए इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप पहली वाली रिएक्शन की बात करें तो उसमें एंथैल्पी में चेंज था डेल एच, दूसरी वाली रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो एंथैल्पी में चेंज आया वो ये सारे आए हैं। तो यानी कि टोटल जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो तो इसके और इसके बेसिस पे ही है, ए और बी की बेसिस पे ही है। समझ आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। देखिए दोबारा समझिए, एक बार दोबारा समझिएगा, कोई बात नहीं। हम बात करें भैया ए से हमें जाना था बी, इसमें एंथैल्पी में चेंज था डेल एच, पर अब की बार आपने जो है ए से सी गए, सी से डी, डी से ई और ई से फिर आप बी गए हैं। तो इसमें जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो सिर्फ इन दोनों के ही बेसिस पे आएगा, बाकी और किसी चीज के बेसिस पे नहीं आएगा। यही हमें क्या बोलता है, हेस लॉ बोलता है। अब समझ आया? ओके जी, ठीक है। तो हेस लॉ में यही बोल रहा है कि जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही आएगा। किसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है ये इंडिपेंडेंट रहता है आप किस पाथ से मूव कर रहे हैं, आप बीच में कितनी रिएक्शंस कर रहे हैं, कितना लंबा पाथ लेके आ रहे हैं, रिएक्शन कितनी बड़ी हो रही हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट से। अब मान लीजिए कि भैया आप कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, आप अगली रिएक्शन जो है कार्बन और ऑक्सीजन से करी, कई सारी रिएक्शन करी, पर आपके इनिशियल स्टेट से पर फाइनल स्टेट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल रही है, तो आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एंथैल्पी में चेंज नहीं आ पाएगा क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट अलग हो चुकी है। समझे? बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेके आए हैं हम। ठीक है, उससे आपका हेस लॉ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके जी। अब देखिए यही हमारा एक क्वेश्चन है, हेस लॉ इतना ही है। हेस लॉ के बारे में आपको इतना जानना बहुत है कि हेस लॉ क्या कहता है, कोई भी चेंज आएगा एंथैल्पी के अंदर तो वो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर आएगा। ठीक है, और पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अब देखिए यही चीज देखें, अब हम यही हमें क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। CH3OH की फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है। हमारे पास रिएक्शन से हमें 3-4 रिएक्शन गिवन है, इससे हमें CH3OH यानी कि किसकी, एथाइल अल्कोहल, माफ करिए मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल की हमें क्या करनी है, यहाँ पे रिएक्शन करनी है, रिएक्शन माफ करिए फॉर्मेशन करनी है मिथेनॉल की। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास पहली रिएक्शन गिवन है CH3OH, देखिए CH3OH लिक्विड फॉर्म में प्लस 3/2 O2 गैसियस फॉर्म में गिव्स CO2 प्लस H2O, जिसकी एंथैल्पी हमें गिवन है। दूसरा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, जिसकी एंथैल्पी हमें गिवन है। तीसरा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, जिसकी एंथैल्पी हमें गिवन है। हमें इन तीनों रिएक्शंस का इस्तेमाल करके क्या बनाना है, CH3OH बनाना है। इसके अंदर आपके देखिए दो चीजों का यूज होएगा। पहला आपका है इसके अंदर हेस लॉ, पहला यूज होगा इसमें हेस लॉ, और दूसरा क्या यूज होगा, आपको याद होगा मैंने जब आपको एंथैल्पी पढ़ा रहा था तो आपको मैंने पढ़ाया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताई थी, जिसमें मैंने कहा था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसमें का भी यूज होगा। यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहती थी कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हम किसकी मदद से बनाएंगे, उसके बेसिक एलिमेंटल रिएक्टेंट की मदद से उसका क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लीजिए जैसे ये वाली रिएक्शन ले लीजिए, हमें यहाँ पे चाहिए CH3OH बनाना है, तो किसकी मदद से बनाएंगे, कार्बन की मदद से, हाइड्रोजन की मदद से और ऑक्सीजन की मदद से। इन तीनों की मदद से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे CH3OH बनाएंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे रिएक्शंस को बैलेंस करना है, इस तरीके से रिएक्शन को फॉर्म करना है जिससे हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाए, CH3OH का फॉर्मेशन हो जाए। तो अब देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए
तो देखिए क्वेश्चन आपका ये है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम दिस रिएक्शंस। आपको देखिए रिएक्शंस कौन कौन सी गिवन है। पहली है CH3OH प्लस 3/2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, जिसकी आपको जो एंथैल्पी है आपको ये दे रखी है -726 किलो जूल पर मोल। दूसरी रिएक्शन आपकी C प्लस O2 गिव्स CO2, जिसकी एंथैल्पी है -393 किलो जूल पर मोल। तीसरी है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, जिसकी एंथैल्पी है -286 किलो जूल पर मोल। आपको इन तीनों रिएक्शन का इस्तेमाल करके CH3OH बनाना है। तो देखिए इसका मैंने आपको एक हिंट दी। इसकी हिंट ये है कि आपको जो है किसका इस्तेमाल करना है, आपको इसमें यूज करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि बेसिक एलिमेंटल रिएक्टेंट का इस्तेमाल करना है। यानी कि आपको इसके अंदर क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले आपको जिस चीज की जरूरत है पहले वो लिखिए। आपको जरूरत किस चीज की है, आपको जरूरत है कार्बन की और हाइड्रोजन की। ठीक है, कार्बन की और हाइड्रोजन की जरूरत है। तो देखिए पहले आप इसका देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। एक एक स्टेप को समझते रहिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। पहला स्टेप तो आप ये है, जो रिएक्शन से आप पहले उसको लिखिए। पहली रिएक्शन आपकी CH3OH प्लस 3/2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O -726। ठीक है, C प्लस O2 गिव्स CO2 -393 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, और तीसरी आपकी H2 प्लस 1/2O2 गिव्स H2O -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब देखिए पहली रिएक्शन आपको ये गिवन है, दूसरी और तीसरी आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है। तो अब देखिए आपको किसका फॉर्मेशन किसकी करनी है, आपको CH3OH की फॉर्मेशन करनी है। CH3OH की फॉर्मेशन करनी है आपको। तो देखिए इसके सबसे इजी स्टेप क्या है, सबसे इजी स्टेप हाइड्रोजन। देखिए इनमें से इन तीनों में से कौन सी रिएक्शन में है हाइड्रोजन आपका, एक तो इस वाली रिएक्शन के अंदर आपका हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, पर आपको फॉर्मेशन कितने हाइड्रोजन चाहिए, फॉर्मेशन में आपको चाहिए 4 हाइड्रोजन। तो आप अगर इस वाली पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो आपको यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। देखिए पहले स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो आपका यह है कि जितने भी रिएक्शन सबको लिख दीजिए। दूसरा स्टेप देखिए आपको बनाना क्या है, बनाना है आपका CH3OH। अब तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 4, पर रिएक्टेंट के अंदर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। और आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था उसके अंदर आप सिर्फ रिएक्टेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक मोल ही बनाना है। क्या चीज, आपको सिर्फ एक मोल प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि आप रिएक्टेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं पर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब देखिए CH3OH है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2। जब आप इस पूरी रिएक्शन को, जो तीसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा O2 गिव्स क्या 2H2O बचेगा, और यहाँ पे ये भी पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से। तो देखिए पहला स्टेप मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2, तीसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और इसको आपने जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा आपका ये 12 1 17 5 माइनस 572 किलो जूल पर मोल। ये हो गई आपकी चौथी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस के नाम देते रहिएगा। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन हो गई। अब देखिए आप क्या करें, जो दूसरी इक्वेशन है और जो चौथी इक्वेशन है इन दोनों को कर दीजिए ऐड, क्योंकि आपको रिएक्टेंट में क्या चाहिए, रिएक्टेंट में चाहिए आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो आपको इन दोनों रिएक्शन से मिल रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको इन दोनों रिएक्शन से मिल रहा है। अब आप कहेंगे प्रोडक्ट में तो अलग है, प्रोडक्ट का भी छोड़ दीजिए, अभी हम रिएक्टेंट देख रहे हैं, प्रोडक्ट आप बाद में देखते रहिएगा, वो हम जब आगे रिएक्शन अभी करेंगे, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसके अंदर। ठीक है, पहले स्टेप समझ आया, रिएक्शंस लिखिए। दूसरा स्टेप समझ आया, चाहिए क्या वो देखिए। तीसरे स्टेप में देखिए कि कौन से रिएक्टेंट के अंदर गिवन है। इस वाली रिएक्टेंट में आपको हाइड्रोजन गिवन है, कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ पे है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो आप क्या क्या 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। अब क्या करें, अगले स्टेप में जिस जिस रिएक्टेंट की मदद से आपका ये बेसिक एलिमेंट बन रहे हैं उनको आप कर दीजिए ऐड। बेसिक एलिमेंट आपको ये तो ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 2/4, चौथी और दूसरी इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए
तो देखिए जो ये पूरी रिएक्शन है वो तो ऐड हो ही जाएगी, साथ में जो इसकी एंथैल्पी के अंदर चेंज है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो तो ऐड होएगी, साथ में जो उसके एंथैल्पी में चेंज है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे आप देखिए तो हो जाएगा आपका कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2। 2O2 क्यों आया, एक O2 ये रहा और एक O2 ये रहा, तो O2 प्लस O2 2O2 आ गया। ठीक है, गिव्स में क्या आएगा आपका, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और आपका एक 2H2O मिल रहा है, और इसमें एंथैल्पी में जो चेंज है, जो इसकी एंथैल्पी में जो चेंज आया है वो कितना आ रहा है, इसकी एंथैल्पी में इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 572 और 393 को आप ऐड करेंगे तो जो उसका एंथैल्पी में चेंज है वो आ जाएगा -965 किलो जूल पर मोल। समझे अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हमने, दोबारा समझिए एक बार क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन समझ भी ना आए। ठीक है, जो ये क्वेश्चन करा आपको समझ भी ना आए, इसलिए आपको बार बार मैं समझाया जा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ इसके अंदर, पहले हमने यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हैं, उसके बाद हमने जो बेसिक एलिमेंट्स की नीड थी उसको देखा, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने चाहिए हमें 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये पूरी क्वेश्चन की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर जहाँ जहाँ से आपको बेसिक एलिमेंट मिल रहा है उसको आपने ऐड कर दिया। बेसिक एलिमेंट कहाँ से मिल रहे थे, एक तो सेकंड इक्वेशन से और एक चौथी इक्वेशन से, इनको आपने ऐड किया तो आपको रिएक्शन ये मिल चुकी है, कार्बन प्लस 2O2 माफ करिए, कार्बन प्लस 2H2 गिव्स 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट के जो रिएक्टेंट है वो तो आपको मिल चुके हैं। अब आपको बनाना क्या है, बनाना है आपको मिथेनॉल। क्या बनाना है, मिथेनॉल बनाना है, CH3OH बनाना है। तो अब देखिए CH3OH कहाँ मिल रहा है आपको, CH3OH मिल रहा है आपको पहली इक्वेशन के अंदर, पर ये मिल रहा है आपको रिएक्टेंट साइड में, आपको चाहिए प्रोडक्ट साइड के अंदर, है ना जी। जो आपको ये मिल रहा है CH3OH, ये मिल रहा है आपको रिएक्टेंट साइड में, पर आपको चाहिए इसको प्रोडक्ट साइड के अंदर। तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो रिएक्शन है इसको हम कर दीजिए रिवर्स। ये वाली जो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन, इसको आप कर दीजिए रिवर्स, यानी कि उल्टा कर दीजिए। तो देखिए रिवर्स, पहले देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन थी आपकी CH3OH प्लस 3/2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, और जो उसके एंथैल्पी में चेंज था वो कितना है आपका, -726 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, अब क्या करिए, इस रिएक्शन को कर दीजिए रिवर्स इक्वेशन 1। ये पहली इक्वेशन थी, इसको आपने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्रोडक्ट साइड है आ जाएगा रिएक्टेंट साइड में, और जो रिएक्टेंट साइड है वो आ जाएगा प्रोडक्ट साइड में। और मजे की बात यह है जो आपका चेंज इन एंथैल्पी है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O गिव्स CH3OH प्लस 3/2O2 प्लस का 726। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्की बात। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6 कैसे हुई है, यहाँ तक आपकी इक्वेशन 4 हो गई थी, हमने एक वाली इक्वेशन बनाई, हो गई इक्वेशन नंबर 5, और जो आपने नई इक्वेशन बनाई है ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 6। अब फाइनल स्टेप में देखिए क्या करना है, फाइनल स्टेप में आपको इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर देना है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आपको ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। देखिए इक्वेशन 5 क्या थी आपकी, इक्वेशन 5 आपकी क्या थी, कार्बन प्लस 2H2O प्लस 2O2, कार्बन प्लस 2H2O प्लस 2O2, माफ 2H2O नहीं 2H2 प्लस 2O2 गिव्स, क्या दे रहा था हमें वो, हमें यहाँ पे दे रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O दे रहा था, प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपकी, नहीं जी, पक्की बात, हाँ जी। ठीक है, एक सेकेंड, माफ करिए, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 2H2O है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2H2O है,
ठीक है। तो यानी कि जब आप ये रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 2H2O हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 थी। अब आपने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आपको ऐड कर देना है। इक्वेशन 5 ये रही और इक्वेशन 6 ये रही, यानी कि CO2 प्लस 2H2O प्लस कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 gives what gives? It gives us CH3OH प्लस 3/2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म, 2H2O से 2H2O खत्म, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 गिव्स CH3OH प्लस 3/2O2। और यहाँ पे आपको इसकी फॉर्मेशन करनी थी, CH3OH की आपको फॉर्मेशन करनी थी। अब देखिए यहाँ पे जो इसका एंथैल्पी है वो 726 और पांचवी वाली की जो एंथैल्पी था वो था -967। तो यहाँ पे 965 माइनस का प्लस 726, इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका जो एंथैल्पी में चेंज आ जाएगा -239 किलो जूल पर मोल। मुझे पता ही नहीं समझ आया है, ठीक है। पर देखिए एक बार दोबारा समझिए, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बार देखिए, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा तो आपको समझ भी आया होगा। आपको रिएक्शन की बनती, आपको इससे बनाना था CH3OH। अब हैश रूल क्या बोलता है, आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट देखनी है, किस पाथ से मूव कर रहा है आपको वो नहीं देखना, ठीक है। तो यानी कि हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट देखेंगे। इनिशियल स्टेट में आपको चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे क्या बनाना है आपको, CH3OH बनाना है। अब किस रूल से किस पाथ से चलेंगे आपको ये नहीं देखना। तो देखिए पहला इक्वेशन, पहला रूल क्या है इसका, पहला स्टेप कि जितने भी रिएक्शन है सबको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, उसकी एंथैल्पी के चेंज के साथ, ठीक है। दूसरा स्टेप, आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछ कर रहा है फॉर्म किसको करना है, हमें फॉर्म करना है CH3OH को। उसके बाद ये देखिए किस रिएक्शन की मदद से आप जो है CH3OH बना सकते हैं। तो आप जो है बना सकते हैं इसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से आप क्या बना सकते हैं, इसके अंदर CH3OH बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको कौन कौन सी रिएक्शन से मिल रहा है, मिल रहा है आपको दूसरी इक्वेशन से और तीसरी इक्वेशन से। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यह है कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कितने कितने आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा, जो आपकी चेंज इन एंथैल्पी है वो भी आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका जो रिएक्शन है वो आपकी ये 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, जिसकी जो एंथैल्पी में चेंज आ गया -572 किलो जूल पर मोल। उसके बाद दूसरी और चौथी इक्वेशन को हमने कर दिया ऐड, ठीक है। दूसरी और चौथी इक्वेशन को ऐड करने के बाद आपको रिएक्शन मिल गई C प्लस 2H2 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। और जो इनकी एंथैल्पी थी वो भी आपके क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इनकी जो एंथैल्पीज थी वो भी ऐड हो जाएंगी, चौथी और दूसरी इक्वेशन की जो एंथैल्पी है वो भी ऐड हो जाएंगी, जिससे आपको जो एंथैल्पी मिलती है -965 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहां तक समझ आया। उसके बाद देखिए हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है CH3OH। तो CH3OH कौन सी रिएक्शन के अंदर है, वो है पहली इक्वेशन के अंदर, पर वो है रिएक्टेंट साइड में, हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड के अंदर। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे हमने इस पूरी रिएक्शन को रिवर्स किया तो हमें मिल गई जो रिएक्शन वो मिली है CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH3OH प्लस 3/2O2, जिसकी एंथैल्पी का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, माइनस में तो प्लस में हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पांचवी और छठी रिएक्शन को ऐड कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो सेम चीजें थी वो यहाँ से हमने काट दी, और जो रिएक्शन मिली है वो आपको मिली है किसकी फॉर्मेशन की ही, CH3OH की ही फॉर्मेशन की आपको क्या मिली है, रिएक्शन मिली है, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी एंथैल्पीज थी उसको भी आप एडअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है एंथैल्पी में चेंज किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ CH3OH के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके ऊपर चिंता मत करिए, इसके ऊपर अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, मेरे ख्याल से 2 ही टॉपिक रहते हैं, एक मेरे ख्याल से रहता है एंट्रोपी और एक रहता है गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, NCERT के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम बाहर से भी करेंगे, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक बार हम अपनी अगली वीडियो के अंदर दोबारा से एक बार हैश लॉ का एक क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपको और अच्छे तरीके से हैश लॉ समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैश लॉ काफ़ी, मैं पहले बताया था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इतनी जल्दी समझ नहीं आता है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। चिंता मत करिए, अगर आपको नहीं समझ आया है ना तो कोई डरने की बात नहीं है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से हैश लॉ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।